नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार द्वारा बहस न कराने और विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहता है उन पर हमें बहस नहीं करने दी जाती। जहां विपक्ष आवाज उठाने की कोशिश करता है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र में बहस व असहमति का महत्व, इस विषय में मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। राज्यसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और इस वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने कई दिनों तक संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया था। राहुल गांधी के मोदी सरकार को ट्यूशन वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अपने अंदर झांकना चाहिए, पता चलेगा कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्यूशन लेना चाहिए, उससे कांग्रेस का भी भला होगा, आपका और आपके परिवार का भी भला होगा। राज्यसभा से निलंबित सांसद बीते 2 हफ्तों से संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राहुल गांधी इन सांसदों से मिलने पहुंचे। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत समेत नेताओं ने उनका स्वागत किया। बातचीत के एक वीडियो में संजय राउत राहुल गांधी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि आप आए, बाहर आई। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संजय राउत और अधीर रंजन चौधरी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। गंगा को स्वच्छ करने का संकल्प बार बार दोहराने वाली और इसकी स्वच्छता के दावे करने वाली बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसे हैं। उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा में डुबकी नहीं लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि नदी गंदी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जानते थे कि गंगा गंदी है, इसलिए उन्होंने स्नान नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल ये है कि क्या मां गंगा कभी स्वच्छ होंगी। उन्होंने कहा कि धन बह गया लेकिन नदी की सफाई नहीं हुई। सपा नेता ने यह साफ नहीं किया कि वो योगी के गंगा में डुबकी नहीं लगाने वाली बात किस वक्त की कर रहे हैं, लेकिन समझा जाता है कि उनका इशारा 13 दिसंबर के काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम की ओर था। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, विकास के मुद्दे पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बताया गया है कि जितनी सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही थी, सपा उतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं थी। माहेश्वरी ने कहा कि पार्टी एक हफ्ते के अंदर 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। पार्टी कह चुकी है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ 17 दिसंबर को लखनऊ में संयुक्त रैली करेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा और निषाद पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे। निषादों मछुआ समुदाय के आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में कोई घोषणा कर सकते हैं। 2017 में हुए पिछले चुनाव में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से सहयोगियों के साथ 312 पर जीत दर्ज की थी और करीब 41% वोट हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि मायावती की बसपा सिर्फ 19 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस राज्य में केवल 7 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस बार सपा और बीजेपी में मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है। 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर, जबकि महाविकास आघाड़ी को 2 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को नागपुर सीट पर भी जीत मिली है, जबकि अकोला, बुल्ढाना, वाशिम सीट पर उसने शिवसेना से छीन ली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने इस दावे की हवा निकाल दी है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दल मिलकर चुनाव लड़ें तो वे हर चुनाव जीत सकते हैं। इन सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान हुआ था। आघाड़ी सरकार में शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी शामिल हैं। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी ने कहा कि यह घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसानों और विपक्ष के दबाव के बाद मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान और विपक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं। एसआईटी की ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए खासी मुसीबत का कारण बन सकती है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी कई बार कह चुके हैं कि अगर ये बात साबित हो गई कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद था तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से किसानों को रौंद दिया। लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 4 धाम सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि इस इलाके में सड़कों को चौड़ा किया जाना रणनीतिक रूप से जरूरी है। अदालत ने कहा कि सीमाओं पर जवानों और सुरक्षा उपकरणों को लाने ले जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौतियां पैदा हुई हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने कहा कि सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हाईवे भी जरूरी है, क्योंकि इसकी रणनीतिक अहमियत है। 4 धाम परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की चिंता को देखते हुए अदालत ने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि सड़कों को चौड़ा करने की वजह से पेड़ गिरेंगे और इससे भूस्खलन की घटनाएं होंगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले दिल्ली में मिले हैं। इस तरह अब तक राजधानी में इस संक्रमण के 6 मामले मिल चुके हैं। इन सभी लोगों में हल्के लक्षण देखने को मिले हैं और इनमें से एक शख्स ठीक भी हो चुका है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। उधर राजस्थान से भी 4 मरीजों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की खबर आई है। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद ये वेरिएंट आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ तक पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मास्क का इस्तेमाल कम किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है। नीति आयोग कह चुका है कि मास्क के घटते इस्तेमाल के कारण भारत खतरनाक क्षेत्र बन चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।